हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 1 के पार्ट 3 को करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो के पहले ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुका है यूनिट 1 से, तो आप लोगों को पहले वो देखना है, इसके बाद ही यहाँ पे आना है, सो दैट आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि इस यूनिट से आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, यूनिट नंबर 1 के हम लोग जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो मेजर टॉपिक है इस यूनिट से, वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने क्लासिकल थ्योरीज को डिस्कस कर दिया है, नियो क्लासिकल थ्योरीज को हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया है। तो आज हम लोग आप लोग के मॉडर्न मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आप लोग का सिस्टम अप्रोच और आप लोग का कॉन्टिजेंसी अप्रोच। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के सिस्टम अप्रोच में। तो देखो, यहाँ पे पैराग्राफ वाइज मैंने आंसर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक पॉइंट वाइज आंसर भी दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट वाइज वाला आंसर ही पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। और मैं हमेशा ये एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग को पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ठीक है, इससे क्या होता है आप लोग का मार्क्स में भी बहुत सारा डिफरेंस आता है, और जो चेक करेगा, जो टीचर आप लोग का पेपर चेक करेगा, उसके लिए भी आसानी होगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। सिस्टम अप्रोच जो था ना, वो आप लोग का टोटलिटी पे विश्वास करता था कि हम लोग को हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टोटलिटी को देखना है। मतलब एज ए होल हम लोग का कंपनी जो है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे काम कर रहा है वो हम लोग को देखना है। देखो, ये एक मॉडर्न अप्रोच है, राइट। मतलब मोस्ट रिसेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में एक गिना जाता है इसको, राइट। इसके अंदर आता है आप लोग का सिस्टम अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच। तो यहाँ पे आप लोग का एज ए होल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर किया जाता है। इसमें और एक चीज़ बोला जाता है कि सपोज हम लोग एक सिस्टम में हैं, ठीक है। सिस्टम का कुछ सब सिस्टम होता है, राइट। जैसे एक मशीन है, ठीक है। मशीन का बहुत सारे पार्ट होते हैं, राइट। जब आप लोग एक मशीन को खोलोगे, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट लगते हैं, लेकिन हर एक छोटा छोटा पार्ट अपना काम करेगा, तब जाके एक मशीन अच्छे से काम करता है, राइट। सिमिलरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सब सिस्टम्स है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी एक चीज़ भी खराब हो जाएगा तो वो मशीन जैसे स्टार्ट नहीं होता है, राइट। एक पुर्जा अगर एक मशीन का काम नहीं करता है अच्छे से, सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एक सब सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा तो वो हमारे एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, आप लोग को मैं एक आइडिया दे दिया है। इसके बाद देखो, डायरेक्टली चलते सिस्टम अप्रोच के पहले नंबर पॉइंट पे। क्या है आप लोग का हॉलिस्टिक व्यू। हॉलिस्टिक मतलब एज ए होल। देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखा होगा, इट सीज ऑर्गेनाइजेशन एज होल एंटिटीज रेदर देन जस्ट ए कलेक्शन ऑफ सेपरेट पार्ट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल यूनिट दिखता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इंटरडिपेंडेंस। एग्जैक्टली जैसे हम लोग मशीन में, मैंने जैसे बोला कि हम लोग एक एक छोटे पार्ट में डिपेंडेंट है ना। अगर कोई भी एक पार्ट अच्छे से नहीं करेगा तो हमारा मशीन अच्छे से काम नहीं करेगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जो सब सिस्टम हम लोग ने बनाया है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो एज ए होल हम लोग काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इंटरडिपेंडेंट हो गए, राइट। तो देखो क्या है, रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन ईच अदर टू फंक्शन इफेक्टिवली। एग्जैक्टली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में और एक सब सिस्टम जो है उस पर ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। सपोज अगर मान के चलो तुम लोग का मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्शन होना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो हम लोग हर एक चीज़ पे डिपेंडेंट है कि नहीं, राइट। तो यही देखो, इसमें क्या है आप लोग का, जैसे इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट्स एंड आउटपुट्स में क्या लिखा है देखो, कंसिडर्स व्हाट गोस इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट्स लाइक रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट कम्स आउट, आउटपुट्स लाइक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यहाँ पे हम लोग इनपुट्स और आउटपुट्स को दोनों को ही कंसिडर करते हैं, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, प्रोसेसेस। प्रोसेस में क्या होगा देखो, फोकसेस ऑन हाउ थिंग्स आर डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग वर्क फ्लोस एंड प्रोसीडियर्स। सिस्टम अप्रोच ये बोलता है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, राइट। नॉर्मली अगर हम लोग सिस्टम का एक डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे तो राइट वे बोलते हैं, राइट। एक प्रोसेस बोल सकते हो, एक सिस्टम में होना, जैसे हम लोग अपने नॉर्मल वोकेबुलरी में जो ये वर्ड यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस, कोई भी काम करने का जो एक तरीका है वो फिक्स होना चाहिए, राइट। सिमिलरली यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि चीज़ों को हम लोग को कैसे करना है, प्रोसेसेस फिक्स करना पड़ेगा। वही चीज़ हम लोग का क्या है, फीचर है हम लोग का सिस्टम अप्रोच का। इसके बाद देखो फीडबैक होना चाहिए। देखो फीडबैक में क्या है, इनकॉर्पोरेट्स फीडबैक लूप्स टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव प्रोसेस
एंड अडॉप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सिस्टम अप्रोच बोलता है कि अगर हमारे फीडबैक में कोई लूप्स आता है, मतलब हमारे सिस्टम में अगर कोई भी लूप्स आता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो हम लोग को उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो हम लोग को उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा चेंज को, मतलब हम लोग को उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू एडॉप्ट टू द चेंजेस, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम लोग का क्या हो गया, सिस्टम अप्रोच क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे आप लोग और एक लाइन लिख के भी खत्म कर सकते हो कि दिस अप्रोच हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फिट्स टुगेदर एंड हाउ दे कैन ऑप्टिमाइज द एंटायर सिस्टम फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच। सेम देखो ये पैराग्राफ वाइज मैंने दिया है, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या दिया है आप लोग का पॉइंट वाइज। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट वाइज वाले आंसर को ही पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, आसानी भी रहता है, ठीक है। देखो पहला क्या है आप लोग का, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। ये बोलता है कि हम लोग का एक कॉन्टेक्स्ट रहना पड़ेगा। कॉन्टिजेंसी अप्रोच क्या बोलता है, देखो रिकॉग्नाइजेस दैट देयर्स नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन इन मैनेजमेंट बिकॉज एवरी सिचुएशन इज यूनिक। वो बोलते हैं कि सिस्टम अप्रोच के अगेंस्ट है वो बोलते हैं कि कोई भी काम करने का एक बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, कि हम लोग एक प्रोसेस में हमेशा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक चीज़ है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। यही चीज़ क्या है आप लोग का कॉन्टिजेंसी अप्रोच का पहला फीचर है। इसके बाद देखो क्या है, फिट विथ एनवायरनमेंट एम्फसाइजेस दैट मैनेजरियल एक्शंस एंड स्ट्रेटेजीज शुड अलाइन विद द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एंड एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है कि हम लोग का जो मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है, उसका जो एक्शंस रहेगा, काम करने का जो तरीका रहेगा या फिर स्ट्रेटेजीज जो रहेगा, वो एनवायरनमेंट के साथ साथ, मतलब जो सर्कमस्टेंसेस आ रहा है उसके साथ साथ चेंज होना पड़ेगा। हम लोग एक सिस्टम बना के नहीं रख सकते कि हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, राइट। जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, हम लोग ने क्या किया, अपने आप को चेंजेस किया कि नहीं, राइट। तो ये चीज़ सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग को एक चीज़ पता चल गया कि सिस्टम अप्रोच में हम लोग ने क्या समझा था कि सिस्टम अप्रोच बोलता है कि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल लेके चलना है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक रहता है। ऑफकोर्स मॉडर्न अप्रोच है तो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करता है, तो वो चेंज होता रहता है, तो हम लोग को भी उसके साथ साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा उस चेंज को। उसके बाद देखो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफकोर्स क्या होगा, देखो एडवोकेट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अलाउइंग फॉर अडॉप्शन टू चेंजिंग सिचुएशन एंड नीड्स। एग्जैक्टली, कॉन्टिजेंसी अप्रोच तो यही बोलता है ना कि हम लोग को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ रहा है जिसके कारण हम लोग को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा हम लोग को, वरना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। इसके बाद देखो क्या आप लोग का मल्टीपल सॉल्यूशंस acknowledges that there can be multiple effective ways to address a management issue depending on the context। तो ये क्या बोलता है, contingency approach बोलता है कि हम लोग के पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक प्रॉब्लम आया है, उसका मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकता है उस प्रॉब्लम से निकलने का, तो हम लोग को उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का कंटिन्यूअस असेसमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब क्या है, हम लोग को रेगुलरली असेसमेंट करते रहना पड़ेगा। देखो क्या है, एनकरेज मैनेजर्स टू कंटिन्यूअसली असेस एंड एडजस्ट देयर अप्रोचेस बेस्ड ऑन द इवॉल्विंग सर्कमस्टेंसेस एंड फीडबैक। वो बोलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली एक्सेस करते रहना पड़ेगा उनके अप्रोचेस को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग के सर्कमस्टेंसेस जो आते हैं, हम लोग के जो एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो सेम हम लोग को एक लास्ट एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। क्या है आप लोग का, देखो दिस अप्रोच हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टेलरिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू सूट द स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोमोटिंग इफेक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो देखो ये जो सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच है, ये इसके लिए आप लोग अगर 5 पॉइंट भी पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट ही है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, वो जो टॉपिक्स है उसको आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग के सिलेबस में है आप लोग का पीटर ड्रकर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है आप लोग के मॉडर्न मैनेजमेंट में, और आप लोग का जो है माइकल पोर्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोग के मैनेजमेंट में, ठीक है, मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट में। अब देखो आप लोग का क्या है, माइकल पोर्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हम लोग के मॉडर्न मैनेजमेंट में। तो देखो नोट्स पे हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। पहले आप लोग को एक माइकल पोर्टर का एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या है,
माइकल पोर्टर इज ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर एंड प्रोफेसर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। उन्होंने क्या किया है, आप लोग के मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें दिए हैं, वही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, हिज वर्क हैज़ हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड बिजनेस कम्पिटिटिवनेस। ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि उन्होंने बहुत सारे इम्पैक्ट रखे हैं हम लोग के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, कम्पिटिटिव एडवांटेज में और हम लोग के बिजनेस कम्पिटिटिवनेस में, ठीक है। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है ना, वो उनका क्या है, आप लोग का 5 फोर्स मॉडल है, ठीक है। अगर आप लोग का क्वेश्चन बहुत टफ आता है ना, तो आप लोग को डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पोर्टर का जो 5 फोर्स मॉडल है वो क्या है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो हम लोग अभी समझते हैं क्या है आप लोग का। देखो पोर्टर 5 फोर्स फ्रेमवर्क, ठीक है, हेडिंग देना आप लोग को। मैं एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोग को समझाऊंगा। देखो क्या है, इमेजिन यू हैव ए लेमनेड स्टैंड, ठीक है, नींबू पानी का दुकान है आप लोग के पास, बट देयर आर अदर लेमनेड स्टैंड्स। मतलब आप लोग का क्या है, उसके बगल में, इंडिया में जैसे आप लोग एक दुकान खोलोगे, उसके बगल में कोई ना कोई खोलता है ना, तो मान के चलो उसके सामने और एक लेमनेड का स्टैंड है, ठीक है, नियर बाय। पोर्टर 5 फोर्स फ्रेमवर्क हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द कंपटीशन अराउंड यू। पोर्टर का जो 5 फोर्स मॉडल है वो आप लोग के कंपटीशन जो है आप लोग के एनवायरनमेंट में, मतलब आपके सामने वो क्या है वो आपको बताता है। तो देखो क्या है, हम लोग एक एक एग्जांपल देके समझेंगे। पहला क्या है आप लोग का, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। इसका मतलब क्या है, देखो थ्रेट मतलब खतरा। देखो क्या है, दिस मीन्स हाउ इजी इट इज फॉर न्यू लेमनेड स्टैंड्स टू ओपन अप नियर यू, इफ इट्स मोर इजी यू माइट हैव मोर कंपटीशन। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब होता है कितना इजी है कोई और दुकानदार को आपके सामने दुकान खोलना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप लोग ने एक फ्रेंचाइजी खरीदा, ठीक है, मान के चलो लेंसकार्ट का खरीदा, तो उसके सामने उसके 200 या 300 मीटर, मतलब जो पॉलिसी है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, आप लोग का 500 मीटर भी हो सकता है, उसके रेडियस में कोई खोल नहीं सकता, ये उनका पॉलिसी है। लेकिन आप लोग ने एक नॉर्मल पुचका का दुकान दिया, नींबू पानी का दुकान खोला ऐसे एक जगह पे, वहां पे कोई ना कोई तो सामने खोल ही सकता है। तो वही चीज हम लोग को कौन बताता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ये हम लोग को बताता है कि हम लोग के बिजनेस में कितना इजी है हम लोग के बिजनेस में आना। तो यही चीज हम लोग को ध्यान देना है जब हम लोग कंपटीशन को एनालाइज करेंगे ना, जहाँ पे हम लोग ने दुकान खोला है, क्या वहाँ पे कोई और भी खोल सकता है, इसका भी हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है। यही चीज हम लोग का क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ठीक है, ये नाम से ही क्लियर हो जाता है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। क्या बोला मैंने, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। देखो क्या है, दिस इज अबाउट हाउ मच कंट्रोल द पीपल बाइंग योर लेमनेड हैव, इफ दे कैन इजीली स्विच टू अनदर लेमनेड स्टैंड दे हैव मोर पावर। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज आपके कॉलेज के सामने एक ही नींबू पानी का दुकान है, उसने मान के चलो 30 रुपया करके लेना शुरू कर दिया। नॉर्मली आप लोग को 10 या 20 रुपए में मिल जाता है लेमनेड, ठीक है, नींबू पानी। लेकिन मान के चलो उसका एक ही दुकान है, राइट, कॉलेज के सामने एक ही दुकान है, लेकिन वहां पे अगर 10 दुकान होगा, आप 30 में बेच रहे हो, कोई ना कोई तो 20 में बेचेगा, कोई ना कोई 25 में बेचेगा। तो उस समय क्या होगा, कस्टमर्स जो है, जो बायर है, उसके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। वो आपको बोलेगा क्या आप 25 में दोगे, आप 20 में दोगे, नहीं दोगे तो चलो टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, वो बोल के दूसरे दुकान में चला जाएगा। ऐसा ही होता है ना। आप लोग अगर गुवाहाटी से बिलोंग करते हो तो आप लोग को एक चीज़ पता होगा, फैंसी बाजार में आप लोग अगर जाओगे, ठीक है, या फिर गणेशगुड़ी मार्केट में जाओगे, तो वहाँ पे ऐसा ही चलता है, आप नहीं दे रहे हो तो कोई ना कोई दूसरा दे ही देगा। लेकिन मान के चलो आप लोग ऐसे एरिया में गए जहाँ पे एक ही दुकान है, तो वहाँ से तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही चीज़ होता है हम लोग का, क्या होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आई नो आप लोग एग्जाम के पहले ये वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, ये एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। एनीवेज, इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। पहले क्या था, बायर्स, अभी क्या है आप लोग का सप्लायर्स। इसमें क्या लिखना है, देखो आप लोग का, सप्लायर्स आर दी वंस हु गिव यू दी लेमन्स एंड शुगर। अगर देखो आप लोग अगर नींबू पानी का दुकान खोलोगे कॉलेज के सामने, अभी खुद नींबू उगाने तो लग नहीं जाओगे, या फिर खुद चीनी तो नहीं बनाओगे, राइट, कहीं ना कहीं से तो आप लोग खरीदोगे, राइट। यही चीज हम लोग का कौन देगा, हम लोग का सप्लायर्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग का,
इफ दे हैव ए लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइजेस और क्वालिटी इट कैन अफेक्ट योर बिजनेस। ये पॉइंट हम लोग का क्या बोलता है, माइकल पोर्टर जी ने बोला अगर सप्लायर के पास ज़्यादा कंट्रोल है, सपोज मान के चलो कि आप लोग का एक ही सप्लायर है, आप लोग मान के चलो आप लोग सिलचर से बिलोंग कर रहे हो, जोरहाट से हो, कहीं से भी हो आप लोग, वहाँ पे अगर एक ही सप्लायर हर किसी को माल बेच रहा है तो उसके पास ज़्यादा कंट्रोल है मार्केट का। अगर वो ज़्यादा भी दाम बढ़ाएगा तो आपको उसी से लेना पड़ेगा। विदाउट नींबू आप लोग नींबू पानी तो नहीं बना सकते, राइट। वो चीज़ क्या होता है, सप्लायर के पास कंट्रोल रहता है। सिमिलरली आप लोग का उसके पहले किसके पास कंट्रोल था, बायर के पास था। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद देखो क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या है, आप लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर चाय का दाम बढ़ गया हम लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ गया हम लोग चाय पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये चीज़ होता है, राइट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के अंदर आप लोग को क्या लिखना है, देखो दिस इज लाइक इफ पीपल कैन बाय जूस और सोडा इंस्टेड ऑफ योर लेमनेड, इफ देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स इट कैन अफेक्ट योर सेल्स। तो देखो नींबू पानी का बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है कि नहीं, आप लोग कोई सोडा पे शिफ्ट हो जाएगा, कोई आइसक्रीम पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई जूस पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपका जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये एनालिसिस हम लोग को क्या बताता है, हम लोग के कंपटीशन को बताने में हेल्प करता है, मतलब हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कितना कंपटीशन है ये एनालिसिस के लिए हेल्प करता है। तो देखो अगर आपका प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है तो आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, उस पर जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान देना है। लेकिन आपने ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं आया, तो आप लोग जीत जाओगे कि नहीं। इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, लास्ट वाला, कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग फर्म्स। इसका मतलब क्या है, दिस इज हाउ इंटेंस द कंपटीशन इज बिटवीन यू एंड अदर लेमनेड स्टैंड्स। इफ देयर आर मेनी सिमिलर स्टैंड्स इट कैन बी टफ टू स्टैंड आउट। ये बोलते हैं कि आपके दुकान के सामने कितने सारे आपके कंपटीटर है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका कंपटीटर ज़्यादा है, राइट, आप भी लेमनेड बेच रहे हो, 4-5 और भी है, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि अगर वो प्राइस घटाएगा तो आपको भी घटाना पड़ेगा, अगर वो कुछ नया ला रहा है तो आपको भी लाना पड़ेगा, वरना आप लोग मार्केट पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने इस चीज़ को एग्जाम्पल के वे में आप लोग को समझाया है। आप लोग नोट्स गूगल करोगे तो आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसे भी लिखोगे तो ऑफकोर्स टीचर तो इम्प्रेस हो ही जाएगा, राइट। ये चीज़ का भी आप लोग को ध्यान देना है। तो देखो यही हम लोग का मेजर कंट्रीब्यूशन था हम लोग के माइकल पोर्टर का, ठीक है। इसके बाद कुछ 4-5 पॉइंट्स है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप लोग क्या करोगे कि इसके माइकल पोर्टर के ये 5 फोर्स मॉडल को लिख दोगे, वो मोर देन एनफ है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या है आप लोग का नेक्स्ट पॉइंट, क्या है आप लोग का जनरेटिव एडवांटेज, ठीक है। ये आप लोग का 5 फोर्स मॉडल में नहीं आता है, लेकिन आप लोग लिख सकते हो। इसमें क्या है देखो कि इमेजिन इफ यू हैव ए स्पेशल रेसिपी फॉर योर लेमनेड that no one else has, that's your competitive advantage. Mike Porter says there are 2 main ways to have a competitive advantage: cost leadership and differentiation. देखो मैं आप लोग को पॉइंट वाइज बोलता हूं कि competitive advantage होता है आपके पास एक अलग ही रेसिपी है, राइट। बहुत सारे दुकान में आप लोग को देखना कि चाट हर दुकान में मिलता है, राइट, आपको पकोड़े हर दुकान में मिलता है, लेकिन कुछ केसेस के कारण या फिर कुछ रेसिपी के कारण हर एक दुकान अपने हिसाब से अलग से स्टैंड आउट होता है। दो ही चीज़ है, आइदर आपने क्या किया, कॉस्ट लीडरशिप किया, आपने अपने कॉस्ट को बहुत घटा दिया, राइट। मतलब आप लोग ने अपने लेमनेड को, जो हम लोग ने एग्जांपल लिया था, लेमनेड को बहुत कम दाम में बेचा, जो कि कंपटीटर है वो उस दाम में बेच ही नहीं पा रहे, राइट, जैसे जियो ने किया था, राइट। तो उससे आप लोग का क्या होगा, आपको एक कॉस्ट लीडरशिप वाला एडवांटेज मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप लोग कुछ अलग ही करना पड़ेगा आप लोग को। मतलब 10 रुपए का लेमनेड हर कोई बेच रहा है, राइट, आपने 9 में बेचा तो आपके लिए कॉस्ट लीडरशिप चीज़ है, राइट। मतलब आप चीप दाम में प्रोडक्ट को दे रहे हो। और डिफरेंशिएशन में होता है कि आप लोग अपने लेमनेड को बाकी कंपटीटर के लेमनेड से अलग से बेच पा रहे हो। क्या है उसमें कि दिस मीन्स योर लेमनेड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन सम वे दैट कस्टमर्स रियली लाइक, मे बी इट्स एक्स्ट्रा टेस्टी और यू मे ऑफर यूनिक फ्लेवर्स। इसके कारण भी आप लोग का क्या है, डिफरेंशिएशन हो सकता है। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। अगर आप लोग इतना भी लिख दोगे तो ये मोर देन एनफ है आप लोग के कंट्रीब्यूशन के लिए। आप लोग ये सब चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है।
इसके बाद आप लोग को एक डायरेक्टली क्या करना है, आप लोग को एक क्रिटिसिज्म देना है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एक कंक्लूजन देके इसको खत्म कर देना है। देखो क्रिटिसिज्म में इसको किस लिए क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल था। देखो आप लोग लिख सकते हो इसको, क्या लिखना है, देखो वाइल वाइडली रेस्पेक्टेड पोर्टर्स 5 थ्योरीज, पोर्टर्स थ्योरीज हैव आल्सो फेस क्रिटिसिज्म एंड डिबेट। चलो ठीक है, critics argue that his frameworks may oversimplify complex business environments and overlook factors such as innovation, creativity and disruptive technologies। ये इन्होंने इग्नोर किया था। इसके बाद क्या है देखो, Additionally, some scholars challenge the University of Porter's theories, suggesting that they may not apply equally well across different industries and contexts। Exactly, बहुत सारे लोगों ने बोला कि पोर्टर का जो ये मॉडल है ये हर जगह पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, हर जगह पे इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और एक चीज़ की ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स मॉडल था। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग कंक्लूजन लिखते हो, ठीक है, 2-3 लाइन का कंक्लूजन लेके इसको खत्म कर सकते हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे पीटर ड्रकर के कंट्रीब्यूशन को। तो देखो क्या है वो, तो डायरेक्टली हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे कि पहला बात ये जो है, ये आप लोग का जो पीटर ड्रकर थे उनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पीटर ड्रकर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और इनका जो बैकग्राउंड था ना, ये आप लोग का साइकोलॉजी में बेस्ड था, फिर आप लोग का सोशियोलॉजी, फिर आप लोग का लॉ एंड जर्नलिज्म पे बेस्ड था। ठीक है, इनका कोई एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के मैनेजमेंट में दिया है। ठीक है, ये तो भगवान को प्यारे हो गए हैं, लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन में आज प्रेजेंट है इन्होंने दे के गया है। ठीक है, उनका नॉलेज बहुत काम आता है आज भी। ठीक है, तो पहला बात ये है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड आप लोग पढ़ सकते हो कहाँ से है, आप लोग जब आंसर स्टार्ट करोगे एक इंट्रोडक्शन दे के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इनके मेजर कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, पहला बात यह है कि ये जो इंसान थे पीटर ड्रकर, ये हम लोग के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे कि ये जो इंसान थे, इनका जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेके जो थॉट प्रोसेस था, ये हम लोग के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट थे। ये बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन से सब चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो काम करता है, हमेशा हम लोग रूल्स देके, रूल्स एंड रेगुलेशन थोप के उससे काम नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये पीटर ड्रकर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन में, या फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, यहाँ पे पहला चीज़ ये है कि वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है, अगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट थे तो हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होंगे खुल के काम करेंगे, अपने आइडियाज़ को लाएंगे। राइट, तो वो बोलते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो था, ये इनका नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेके ये थॉट प्रोसेस था। ठीक है, और वो और एक चीज़ बोल के गए हैं कि मैनेजमेंट जो एक चीज़ है वो एक आर्ट है। ठीक है, इसको हम लोग को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ने 11th के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। राइट, मैनेजमेंट को साइंस भी बोला जाता है कुछ एस्पेक्ट पे, और मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोला जाता है। इन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट नीड्स मोर प्रैक्टिस देन साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट जो है इसको बहुत प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है, मैनेजमेंट जो है वो इंसान को लेकर डील करता है। ठीक है, और इंसान को लेके जब हम लोग डील कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को प्योर आर्ट बोला जाता है, लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली नोट्स पे चले जाएंगे। ये नोट्स आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे मिल जाएगा, ये पूरा टोटली फ्री है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि पीटर ड्रकर के कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो पहला देखो आप लोग का इंट्रोडक्शन है, इनका डेट ऑफ बर्थ जो था। ठीक है, 1909 में इनका जन्म हुआ था, फिर 2005 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। पहला कंट्रीब्यूशन नंबर 2 से आते हैं, मतलब हमारे नोट्स के हिसाब से नंबर 2 पॉइंट है, क्या है, इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को दिया था। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, आप लोग नोट्स पढ़ लेना, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाते हैं, तब हम लोग को एम्प्लॉयज़ का भी सजेशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ है वही रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स करेगा और मिडिल लेवल और लोअर लेवल उसको मानेगा।
तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि हम लोग गोल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का भी सजेशन लेते हैं। अभी सुनो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैं आप लोग को बोलूं, ठीक है, मैंने अभी गोल बना के दे दिया कि आप लोग को अगर 8 CGPA लाना है, ठीक है, या फिर आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है, आपको 2-2 घंटा करके पढ़ाई करना पड़ेगा, ये मैंने आपको थोप दिया। तो कोई कोई इंसान होगा जो उसको फिट नहीं कर पाएगा, कोई 2 घंटा नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, या फिर कोई 1 घंटा ही बस पढ़ पा रहा है, ठीक है, कोई कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, तो मिल नहीं रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं आप लोग को डायरेक्टली बोल दूं कि आप अपने हिसाब से बोलो कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हो, तो कोई 1 घंटा बोलेगा, कोई 5 घंटा बोलेगा, कोई 4 घंटा बोलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को क्लियरिटी रहेगा कि आप क्या कर सकते हो। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग टारगेट को फिक्स करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयज को ही पूछेंगे ऑब्जेक्टिव्स को कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितना कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप 500 कस्टमर ला सकते हो, चलो बढ़िया, आपका टारगेट 500 हो गया। इससे क्या हुआ कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एम्प्लॉय है वो भी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फील करता है कि चलो मेरे बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है, और एम्प्लॉयर भी खुश क्योंकि उसको तो टारगेट रीच करना था, राइट। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को भी कुछ पावर्स देते हैं, ठीक है। ये देखो क्या है आप लोग का, डायरेक्ट नोट्स पे जाते हैं। ड्रकर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स which emphasizes setting specific measurable goals for employees and aligning individual objectives with organizational goals। एक पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव्स है या फिर पर्सन का जो गोल है उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन कर दिया, मैच कर दिया। वो 500 कर पाएगा, ठीक है, वो 400 कर पाएगा, ठीक है, सब मिला के हम लोग ने गोल सेट किया कि हमको 1000 कस्टमर्स को रीच करना है। हम लोग ने वर्क को डिवीजन कर दिया, गोल्स को डिवीजन कर दिया, तो हम लोग अचीवेबल गोल्स को रीच कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग ने फिक्स कर दिया कि सबको 400 करना पड़ेगा, कोई कर नहीं पाएगा, राइट, कभी कभार कोई नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप लोग को याद रहेगा कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, आप लोग के मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट को दिया था। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने पॉइंट वाइज आप लोग को नोट्स दिया है सो दैट आप लोग आराम से इसको एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, फोकस ऑन द कस्टमर। देखो हम लोग को एक चीज तो पता है, कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, राइट, कस्टमर को किंग बोला जाता है मार्केट का। तो ड्रकर ने भी क्या किया कि हम लोग को कस्टमर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, ड्रकर एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेंट्रिसिटी इन बिजनेस स्ट्रेटेजी। ही एडवोकेटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग and satisfying customer needs as the primary driver of organizational success, urging companies to focus on delivering value to their customers। ये बोलते हैं कि हम लोग को अपने कस्टमर्स के ऊपर बहुत सारा फोकस देना पड़ेगा, उनको वैल्यू गुड्स देना पड़ेगा, क्वालिटी गुड्स देना पड़ेगा। ये चीज किन्होंने बोला है, हम लोग के पीटर ड्रकर ने, ठीक है। और एक चीज था कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट को लाया था, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाया था। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सुनो कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही पर्सन है, उसके पास पावर रहता था, ठीक है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, जो टॉप में बैठे हुए हैं, टॉप लेवल जो बैठे हुए हैं, वही क्या करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करते थे और सबको थोप देते थे कि तुमको करना पड़ेगा ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन पीटर ड्रकर ने क्या बोला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कुछ पावर्स मिडिल लेवल के पास होना चाहिए, कुछ पावर्स लोअर लेवल के पास होना चाहिए, लेकिन हम लोग का जो मेन पावर रहेगा, जो सेंट्रल पावर रहेगा, वो टॉप लेवल के पास ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या है, तो मेन क्या है, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, पूरा इंडिया का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ पावर होता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि स्टेट के पास कुछ पावर है तो स्टेट अपने हिसाब से कुछ काम कर लेता है, लेकिन मेन काम कौन करता है, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग को डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को लाया गया है, ठीक है। ये पीटर ड्रकर ने बोल के गए। देखो क्या है, ड्रकर प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एडवोकेटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन सो दैट सबको थोड़ा थोड़ा पावर मिले, ठीक है। ही बिलीव दैट एम्पावरिंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स पोस्टर्स इनोवेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कुछ पावर्स मिडिल लेवल को देंगे, कुछ पावर लोअर लेवल को देंगे, वो लोग फील करेंगे कि वो लोग भी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारे कॉलेज में तुमको कुछ पावर दिया गया है, ठीक है, कोई एक सेल खोल दिया या फिर कोई भी एक कुछ इवेंट हो रहा है वहाँ पे तुमको हेड बना दिया, तुमको कुछ पावर दे रहे हैं, तो तुमको अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन अगर देख रहे हो कि सब काम टीचर्स ही कर रहे हैं या फिर हेड ही कर रहा है, तो मज़ा नहीं है ना उसमें। जब स्टूडेंट को भी कुछ पावर दिया जाता है, या फिर तुम लोग अपने आप को इमेजिन करो कि कुछ पावर दिया गया है, कॉलेज में तुमको कुछ पावर दिया गया है, तो उससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कि नहीं।
सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, एम्प्लॉयज़ भी क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसीलिए ये मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरीज है ना। पीटर ड्रकर जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर थे, राइट, क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट में ये चीज़ पॉसिबल था। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले में तो बस एक ही रहता था, जो पेट बड़ा होता था, राइट, ओनर्स लोग, सेठ जी जिसको बोलते हैं, वो आते थे, रूल्स थोपते थे और चले जाते थे। तुमको सैलरी चाहिए लो, खाओ पियो मरो या कुछ भी करो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबको इम्पोर्टेंस दिया गया है इक्वली, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो मैनेजमेंट एज ए लिबरल आर्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैनेजमेंट को एज एन आर्ट देखा गया है, उसको हमको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने एक बार किया तो हो जाएगा, मैनेजमेंट को हम लोग को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिनेरियो है वो डे टू डे वाइज क्या होता है, चेंज होते रहता है। आज अलग है, कल अलग होगा। कोविड के टाइम में पूरा अलग था, राइट। तो ये चीज़ क्या होता है, मैनेजमेंट को उन्होंने क्या बोला था, एज ए लिबरल आर्ट बोला था, ठीक है। इसके अंदर का आप लोग पढ़ लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, देखो नॉलेज वर्क एंड नॉलेज वर्कर्स। तो देखो इसके अंदर क्या है, ड्रकर रिकॉग्नाइज दी ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज वर्क इन द मॉडर्न इकोनॉमी। उन्होंने बोला है कि हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट में हम लोग के नॉलेज वर्क होना चाहिए, ठीक है। ही कॉइन्ड द टर्म knowledge worker to describe individuals whose primary contribution to organization is the application of specialized knowledge and expertise। ये बोलते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हम लोग को बेस्ट एम्प्लॉइज को हायर करना चाहिए। एक जो वर्कर है उसके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स होना ही चाहिए। जो मैंने क्या चीज़ बोला था, पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था, राइट। तो कोई भी एम्प्लॉय अपना क्रिएटिविटी नहीं बोलते थे, कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, हमको पता है कोई एम्प्लॉय है उसको पता है कि ये फेल होने वाला है, लेकिन वो अपना क्या बोल सकते हो, व्यू पॉइंट नहीं रख सकता था। लेकिन आज के ज़माने में या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट में आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ को भी वो पावर दिया जाता है, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होता है। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पीटर ड्रकर जो थे वो ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड वो नहीं करते थे। वो बोलते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा स्किल है, उसको टॉप पोजीशन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सीनियर है उसको टॉप पे रख दो, ठीक है, ऐसा नहीं। अपने एज के वाइज, एक्सपीरियंस के वाइज उसको टॉप पे रख दो, ऐसा नहीं होता है। जिसके पास ज़्यादा स्किल है उसको हायर पोजीशन पे रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यही चीज़ मैंने बोला, पीटर ड्रकर हम लोग के इनोवेशन पे वर्क करते थे, एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क करते थे। वो बोलते थे कि कोई भी काम को अगर हम लोग क्रिएटिव वे से सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ नया से सॉल्व कर सकते हैं तो उस चीज़ पे हम लोग को उसको करना चाहिए। उनका मेन फोकस किस चीज़ पे था, आप लोग का इनोवेशन पे था और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी था, ठीक है। इसके बाद देखो और एक इंपॉर्टेंट है आप लोग का, क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल लीडरशिप। पीटर ड्रकर और एक चीज़ बोलते हैं कि हमको हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मामाअर्थ, ठीक है, वो इतना सारा सेल कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, लेकिन वो लोग सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। जैसे हर एक प्रोडक्ट पे वो लोग पेड़ लगाते हैं, राइट, आप लोग ने देखा होगा। फिर आईपीएल वर्ल्ड कप में भी आप लोग ने देखा होगा, वो तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट स्टिल देखो बीसीसीआई ने क्या किया था, हर एक डॉट बॉल पे आपका 500 या जो भी 100 ट्रीज लगाते हैं, आप लोग ने देखा होगा। फिर आप लोग और एक चीज़ देख सकते हो कि आपके घर में अगर क्लासमेट का कॉपी है तो आप लोग उसको उल्टाओ, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करो और देखो आप लोग वहाँ पे पीछे जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे था, अभी भी है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में देखा है। तो आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पे लिखा होगा कि ₹1 ऑफ योर कॉपी विल बी डोनेटेड टू द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। इससे क्या है कि तुम प्रॉफिट कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस में तुम प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन तुम लोग सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हो, राइट। तुम्हारा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुमको देखना है। ऐसा नहीं कि तुमको पेपर बनाना है, क्लासमेट के लिए कॉपी बनाना है तो तुमने पूरा दुनिया का सब ट्रीज को ही काट दिया, क्योंकि ट्रीज से ही तो पेपर बनता है, राइट। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग कंक्लूजन एक दे सकते हो कि इन कंक्लूजन पीटर ड्रकर मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मैनेजमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट सच एस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग ने पढ़ा। एम्फेसाइजिंग कस्टमर सेंट्रिसिटी, ये भी बोला, कस्टमर का मेन फोकस रखते हैं। एडवोकेटिंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी हम लोग ने समझा कि वो डिसेंट्रलाइजेशन के सपोर्ट में थे। फिर एम्पावरमेंट तो था ही, एंड प्रोमोटिंग एथिकल लीडरशिप, वो एथिकल लीडरशिप पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही चीज़ क्या है, आप लोग के पीटर ड्रकर का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है।
ये बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, ठीक है। आई डोंट नो मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि आप लोग को कैसे इस यूनिट को टारगेट करना है। यूनिट 1 का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया है एंड आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड ऑफ कोर्स आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना कलम, किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।